1 मिनट योर सेल्फ। आज मैं इसके चौथे चैप्टर के बारे में बात करने लगी हूँ, जिसका उन्वान है अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त। किस लिए और क्यों? ये शख्स अपनी मसरूफियात में इस कदर ज़्यादा मगन हो गया कि हफ़्ता गुजरने का पता भी नहीं चला। इसे इस लाएअमल की फ़ादियत पर किसी कदर शख्स ज़रूर था, लेकिन इसने अपने चचा के मशवरे और नसीहत के मुताबिक ये लाएअमल अपनाने में हरगिज़ कोताही नहीं की। वो अपनी ज़िंदगी मुतवाज़न बनाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह इसने अपने कारोबार और घराने समेत दूसरे अफराद की देखभाल और निगहदाश्त के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े सीख लिए थे, इसी तरह वो अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर और शानदार देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के तरीक़े भी सीख रहा था। और वो अब अपनी ज़िंदगी में पहली बार ख़ुद को बहुत ज़्यादा खुश मुतमईन महसूस कर रहा था। जब वो अपने चचा के घर में दाखिल हुआ तो बेसाख्ता शुक्रिया के अल्फाज इसके मुँह से अदा हो गए। चचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के लिए जो कुछ लाएअमल बताया था वो वाकई बहुत मुफीद और कारीगर है। मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश व खुर्रम और सेहतमंद हूँ। अब मुझ में ज़्यादा तवानाई, हिम्मत और हौसला पैदा हो चुका है। अब मेरे मिजाज और तबीयत में भी बहुत बेहतरी पैदा हो चुकी है और अब मैं अपनी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सब कुछ किस लिए और क्यों हुआ। इसने अपने चचा से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि अगर ये तरीका इस कदर मुफीद और कारीगर है तो फिर इसकी क्या वजह है कि मैं और मेरे वाकिफ़ कई और लोग इस कदर जल्द अपनी ज़ात और शख्सियत की मुनासिब देखभाल और निगहदाश्त करने में क्यों कामयाब ना हो सके। और दूसरा सवाल ये है कि यह तरीका क्यों इस कदर मुफीद और कारीगर है। चचा कहने लगे, पहले सवाल का जवाब ये है कि हम सब लोग इरादी या गैर इरादी तौर पर अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर और शानदार देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह करने के आदी हैं। जब हम नन्हे बच्चे थे तो हम अपने वालिदैन से अपनी ज़रूरियात तलब कर लिया करते थे। हमारी ज़िंदगी के इब्तदाई अल्फाज में मुझे चाहिए कि अल्फाज भी शामिल थे। फिर हमने दूसरे अफराद के बारे में सीखना और सोचना शुरू कर दिया। फिर हमने तुम, वो, हम और हमें जैसे अल्फाज सीखे। अपनी ज़ात और शख्सियत के मुतालिक बेहतर अंदाज़े फ़िक्र की अपनायत हमारी जिबिल्लत में शामिल है और फिर इसके बाद दूसरों के मुतालिक सोचते हैं कि इसकी ज़ात और शख्सियत में बेहतरी और निखार कैसे लाया जा सकता है। जब हम बचपन से जवानी की हदूद में दाखिल हो जाते हैं तो फिर भी यही असूल और हमारी ज़िंदगी पर लागू होता है। चचा ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम अपना ज़्यादातर वक्त किस मुतालिक सोचने में मसरूफ़ करते हो? वो शख्स एक लम्हे के लिए सोच में गुम हो गया और फिर हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अपने मुतालिक। चचा कहने लगे, बिल्कुल दुरुस्त। हम में से हर शख्स ज़्यादातर वक्त अपनी ज़ात और शख्सियत ही के मुतालिक सोचता है। ये एक फितरी अमर और इंसानी जिबिल्लत है। जब हम ये अमल बेगरज होकर अंजाम देते हैं तो फिर दूसरों के मुतालिक सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम में से अक्सर इस खदशे में मुब्तला हो जाते हैं कि हम खुद गर्ज और मतलब परस्त हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे खैरख्वाह लोग हमारे मुतल्लिक़ खदशात में मुब्तला रहते थे। इन्हें यह फ़िक्र लाहक थी कि हम अपने मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हम कभी भी दूसरों के मफाद के मुतल्लिक़ नहीं सोचते। इन्हें मालूम था कि इस किस्म की फ़ादियत और शऊर खुद कदरी ज़िंदगी में मुफीद और कारीगर साबित नहीं होती। लिहाजा बजाय इसके कि वो हम पर हमारी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त के हवाले से भरोसा करते और दूसरों के लिए बेहतर सोचते, तो वो हमें कहते कि हम इस फितरी और जबिली अमल के बरक्स रवैया और तर्ज अमल अपनाएं ताकि वो अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के मुतालिक सोचें। यानी छकड़े के आगे घोड़ा लगाने के बजाय छकड़े के पीछे घोड़ा लगा दें। ज़रा ये तसव्वुर करो कि अगर दूसरे लोग छकड़ा हैं और आपके सामने उन्होंने घोड़ा लाकर खड़ा कर दिया है। अब मज़ीद ये तसव्वुर करें कि तुम और दूसरे लोग इसी इंतज़ाम के साथ अपनी अपनी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस कदर मुश्किल और क्या तुम्हें इसके बाइस पैदा होने वाली मुश्किल और मायूसी का अंदाज़ा है? चचा ने पूछा, क्या ये असूल हर एक के लिए मुतबिक होता है? इस शख्स ने इतराफ़ करते हुए कहा, नहीं। लिहाजा अगर मैं मुख्तलिफ़ अमूर को फ़ितरी तौर पर तरतीब नहीं दे सकता तो फिर मैं ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर सकता। चचा ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन आम तौर पर जब खुशियाँ हासिल करने का मौका हो तो हम अक्सर दूसरों को तो खुद पर तरजीह देते हैं और हम तरक्की में पीछे रह जाते हैं। भतीजे ने पूछा, जब दूसरों के मुकाबले में मैं अपनी ज़ात और शख्सियत को तरजीह देने का अमल फितरी और जबिली है तो फिर हम अपने इस रवैये और तर्ज अमल को खुद गर्जी और खुद परस्ती क्यों समझते हैं?
चचा ने जवाब दिया, आप अपने माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं और अपने बचपन पर मुख्तसर नज़र डालें। क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने नन्हे बच्चे थे तो अब तुमने अपने चेहरे की तस्वीर कैसी बनाई थी, और फिर आज तुम अपने बच्चे की तस्वीर बनाई, देखो ज़रा, नाक के दो छोटे छोटे दायरों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। वो शख्स हंस पड़ा और कहने लगा, यकीनन जब मैं छोटा सा था और अपने वालिदैन की तरफ देखा करता था तो वह मुझे बहुत बड़े अजीम और हब्सा नज़र आते थे। सिर्फ मुझे नतने नज़र आते थे, दो गोल दायरे, और इसी तनाजुर में हम अपनी माशी रवायात से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं, और अक्सर हमें यह बताया जाता है कि हम अपनी ज़ात और शख्सियत के मुतालिक इस कदर गौर और जायज़ा बहुत ही बुरा अमल है। चचा ने जवाब दिया, दरअसल जब हम 9 उम्र थे तो हमें यह बताया और कहा जाता था कि हम मुदर्जा झेल फ़िक्रा ख़त्म किए बगैर शुरू नहीं कर सकते। इस शख्स ने पूछा, ये फ़िक्रा क्या है? चचा ने पूछा, कौन? तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस शख्स ने फ़िक्रा मुकम्मल कर दिया, आप। चचा हंस दिए, और तुमने ये फ़िक्रा पहले ही सुना हुआ है? चचा ने मज़ाही अंदाज में कहा, बिलाशुबा मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही जो बच्चों को समझ ना आए। ओ नहीं, चचा ने मज़ीद कहा, अभी एक और फ़िक्रा भी है, देखो कि शायद ये भी तुम्हें मालूम हो। क्या तुमने कभी किसी शख्स के मुतालिक सोचा है? इसके अलावा अपने मुतालिक। इसके भतीजे ने फ़िक्रा मुकम्मल कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त। हमारे वालिदैन भी यही ज़हन नशीन कराने की कोशिश करते रहे कि हम दूसरों के मुतालिक सोचें, लेकिन हम में से अक्सर अफराद ने क्या सुना? हमने ये सुना कि हमें खुद पर दूसरों को तरजीह देना चाहिए। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि हम कहाँ तक दूसरों से मुतालिक सोचें जब हम खुद को सब लोगों से पीछे रखते हैं। इस शख्स ने एक आह भर कर कहा, सबसे पीछे? चचा ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें क्या महसूस होता था जब तुम अपने बचपन में खुद दूसरों को मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर खुद तरजीह देते थे? इस शख्स ने जवाब दिया, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, मैं अभी भी ऐसा नहीं करता। चचा ने कहा, अगर लोग अपने आप से मुखलिस और ईमानदार हों तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं करता। हम ये असूल बचपन से ही जानते हैं। ये एक फितरी और जबिली इल्म व आगाही है जो हम में से हर एक के पास मौजूद है। हमारे वालिदैन दानिस्ता तौर पर यह चाहते थे कि हम दूसरों के ख्यालात और एहसासात अपनाएं, और इसी तरह हमने अपने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक अक्लमंदी ये की कि दूसरों को खुद पर तरजीह देना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे लोग हमारे साथ यही रवैया और तर्ज अमल अपनाने का मुजाहरा नहीं कर सके। जब हमने ये असूल बार बार सुना और फिर इसका सबक पढ़ाया गया तो फिर हमने दूसरों को खुद पर तरजीह देना शुरू भी कर दी। अब चचा ने पूछा, क्या तुमने कभी पहले पीले हाथी का असर के मुतालिक सुना है? वो शख्स मुस्कुराया और उसने नफ़ी में जवाब दिया। चचा ने चहकते हुए जवाब दिया, ख्वाह तुम सुनना चाहते हो या ना चाहते हो, तुम्हें इसके मुतालिक सुनना पड़ेगा। इसके ज़रिए तुम्हें अपनी लाशऊरी जहन के मुतालिक एक सबक हासिल होगा। बराए करम जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह करो। मैं दोबारा कहता हूँ, पीले हाथियों के मुतालिक बिल्कुल ना सोच। भतीजे ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी ना सोचो कि कभी एक पीला हाथी भी था। पीले हाथियों का एक रेवड़ अफ्रीका के गर्दो गुबार से अटे मैदानी इलाकों में भागा जा रहा था। अब तुम किस चीज़ के मुतालिक सोच रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, पीले हाथी। चचा कहने लगे, हमारी तहतल शऊरी जहन में से कोई चीज़ खारिज नहीं हो सकती। अगर कोई ख्याल गैर हकीकी या गलत भी हो तो ये ख्याल तहतल शऊर में नक्श हो जाता है। हमारे कुछ ख्यालात पीले हाथियों से ज़्यादा गैर हकीकी नहीं होते, लेकिन ये ख्यालात हमारे जहन में रक्स करते रहते हैं। इसी तरह जो कुछ भी हम दूसरे लोगों से सुनते हैं इस पर हम यकीन कर लेते हैं। हम अक्सर इन दो चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ काम करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम गलती से ये समझ लेते हैं कि हमें हमेशा दूसरों को खुद पर तरजीह देना चाहिए। दर हकीकत सच तो ये है कि हमें दूसरों और अपने मुफादात में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि हमें अपने बारे में सोचने का हक़ नहीं है। सच बात तो यह है कि हम ऐसा ही करते हैं। चचा बड़े जोश से बोल रहे थे, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? अब हमें इसके मुतालिक आला सतही और ज़्यादा खुश व खुर्रम पहलू के लिहाज से गौर करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों पर नज़र डालो तो जब तुम अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के मुतालिक ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ नहीं सकते थे, इस्लाह नहीं कर सकते थे, क्या तुम इस दौरान बहुत कम गुस्से में नहीं थे? बिल्कुल दुरुस्त। मेरी बीवी और दूसरे लोग भी गवाह हैं।
چچا کہنے لگے، یہ اصول بہت ہی مفید اور کارگر ہے اور اس کی وجہ بھی بہت ہی سادہ ہے، یعنی جب آپ اپنی ذات اور شخصیت کی مناسب دیکھ بھال نگہداشت کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ بہت کم پریشان اور ناراض ہوتے ہیں، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بہتر رویہ اور طرز عمل اپناتے ہیں۔ چچا نے کہا، تم اس قدر پریشان اور ناراض نہیں ہوتے کیونکہ بالآخر آپ وہی کام کرتے ہو جو آپ کے نزدیک بہتر ہے۔ آپ اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ دوسروں کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال نگہداشت پر مبنی رویے کے ذریعے اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھنا چاہتے ہو۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں پریشانی اور بے چینی نمودار نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی قطعی حیران کن نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت کم پریشان اور بے چین ہیں، اور آپ اپنے رویے اور طرز عمل کے حوالے سے انہیں کبھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ اس شخص نے کہا، اس چیز نے واقعی مجھے بہت متاثر کیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس قدر سادہ ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس قدر زبردست، مفید اور کارگر کیوں ہے۔ چچا نے جواب دیا، 1 منٹ کی معجزہ آرائی پر مشتمل اپنی ذات کی دیکھ بھال نگہداشت کا اصول اس جدید دور میں ایک قدیم پرحکمت حقائق کی عملی تصویر ہے۔ چین، انگلستان، ہندوستان اور مشرق وسطیٰ سمیت مختلف تہذیبوں اور مختلف ادوار میں اکثر لوگ اس پرحکمت عقائد کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بدھ فلسفی اس پرحکمت دانائی کو ذاتی مشاہدے کی قوت کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہم میں سے ہر ایک میں موجود ہے، لیکن ہم میں سے صرف چند افراد ہی اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس اور قوت اور طاقت کا آغاز خاموشی کے ایک لمحے میں ہوتا ہے۔ یہ طریقہ محض 1 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ خاموشی پر محیط اس لمحے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم اپنی ذات اور شخصیت کا مشاہدہ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں تو پھر ہم اپنی بہتری کی خاطر اپنے فعل و قول میں تبدیلی برپا کر سکتے ہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ چچا کہنے لگے، تقریباً ایسا ہی ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فعل کو تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اسے اپنے لیے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ اپنا رویہ تبدیل کریں یا نہ کریں۔ اصل نکتہ اور حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اپنا رویہ اور خیالات تبدیل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنا تبدیل شدہ رویہ یا انداز فکر اپنا سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر دیکھ بھال نگہداشت اور اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو صرف ابھی ابتدائی قدم اور عمل ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ ابتدا اس لیے ہے کہ یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا نقطۂ آغاز ہے۔ چچا نے اس شخص کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ ایک لمحے کے ذریعے ہم میں سے ہر شخص ایک وسیع دنیا کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، دنیا؟ کون سی دنیا؟ چچا نے جواب دیا، وہ دنیا، وہ خاموش دنیا جس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا آپ کی اپنی ذات اور شخصیت ہے۔ مختلف زبانوں اور ادوار میں اس دنیا کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا یہ سادہ نام ہی بہترین ہے، یعنی میری بہترین شخصیت۔ تم اسے جس نام سے چاہو پکارو، وہ قوت اور یہ قوت بہت ہی زبردست ہے۔ جب تم ایک خاموش اور پرسکون جگہ بیٹھ کر فرصت کے ایک لمحے میں اپنی بہترین شخصیت کی آواز سنتے ہو۔ اس شخص نے پوچھا، میری بہترین شخصیت سے کیا مراد ہے؟ چچا نے جواب دیا، ہم میں سے ہر ایک کی ذات میں ایک ایسا گوشہ موجود ہے جو بہترین حصے کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے جسم میں۔ بہرحال ہمارے سمیت جدید زمانے کے لوگ اس قدر مصروف ہیں کہ وہ اپنی ذات کے اس حصے کے فراموش کر دیتے ہیں، ہر قسم کی احتیاطوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ احتیاطیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں اور ہمیں واپس اسی راستے پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ان احتیاطوں کی طرف اس طرف توجہ دیتے ہیں جب ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے دوران ایک لمحہ توقف کرتے ہیں اور اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طریقہ کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کے دوران ایک لمحہ توقف کر کے یہ غور کریں کہ ہم اپنی ذات اور شخصیت کی کیسے بہتر طور پر دیکھ بھال اور نگہداشت کر سکتے ہیں۔ اس ایک لمحے کے دوران ہم اپنے ذات کا مشاہدہ کرنے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش پر محض ایک سرسری نظر ڈالیں تو ہم اپنے ساتھ دوسروں کی بھی دیکھ بھال نگہداشت اور اصلاح کے لیے بے شمار مواقع میسر آ سکتے ہیں۔
भतीजा कहने लगा, आपकी इस बात से मुझे एक कहानी याद आ गई है। चचा मुस्कुरा दिए। अब वो बहुत खुश थे कि इसका भतीजा अब ज़िंदगी के मुतालिक हल्का फुल्का अंदाज़ फ़िक्र अपना रहा है। भतीजे ने कहानी सुनाना शुरू की। एक गांव में सैलाब आ गया। एक शख्स का घर सैलाब के पानी में घिर गया और वो खुद को बचाने के लिए अपने मकान की छत पर चढ़ गया। पानी छत पर आ गया। ये शख्स खुदा से मदद मांगने के लिए दुआ मांगने लगा। अचानक लकड़ी का एक तख्ता बहता हुआ इसके पास से गुजरा, लेकिन इस शख्स ने अपने दिल में सोचा कि मैं तो बहुत नेक शख्स हूँ, खुदा मुझे खुद बचा लेगा। फिर थोड़ी देर बाद एक कश्ती पास से गुजरी, लेकिन ये शख्स अपनी इसी सोच के बायस कश्ती में भी ना बैठा। फिर कुछ लोगों ने भी इसे बचाने की पेशकश की, लेकिन इसने लोगों को भी यही जवाब दिया। आखिर ये शख्स डूबकर हिलाक हो गया। क़यामत को जब यह शख्स खुदा के हुजूर पेश हुआ तो उसने कहा कि मैं आपका बहुत प्यारा बंदा था, आपने मुझे बचाया नहीं। खुदा ताला ने कहा, पहले मैंने तुम्हारी तरफ लकड़ी का तख्ता भेजा, फिर कश्ती भेजी, फिर लोग भेजे, क्या ये तमाम सामान तुम्हें बचाने के लिए काफ़ी नहीं था? चचा मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल दुरुस्त। जब लोग अपनी ज़ात और शख्सियत की खुद ही देखभाल, निगहदाश्त और हिफाजत नहीं करते तो दूसरे लोग इन्हें कभी भी खुश नहीं कर सकते। इस शख्स ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि यह तरीका इस कदर सादा है कि जब मैं इसके मुताबिक अमल करता हूँ तो मैं अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतरीन देखभाल और निगहदाश्त कर सकता हूँ। और जब हम अपने लिए बेहतरीन रवैया और तर्ज अमल अपनाते हैं तो फिर हम दूसरों के लिए बेहतरीन रवैया और तर्ज अमल अपना सकते हैं। इस शख्स ने इस्तजाब के आलम में पूछा, दूसरों के लिए भी? चचा ने तस्दीक करते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त। दर हकीकत अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतरीन देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के ज़रिए जो भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हासिल होती है वो ये है कि मैं दूसरों की शख्सियत और ज़ात की बेहतरीन तौर पर निगहदाश्त, देखभाल और इस्लाह कर सकता हूँ। जब ये रवैया और तर्ज अमल अपनाता हूँ तो फिर मैं दूसरों लोगों दोनों यानी मैं और दूसरे लोगों दोनों में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये था 1 मिनट योर सेल्फ का चैप्टर नंबर 4। अब अगले चैप्टर के मुतालिक बात करेंगे जिसका अनवान है अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त का खुलासा, यानी हम इसको किस तरह मुख्तसर तौर पर बयान कर सकते हैं। शुक्रिया।